Hello students, I hope you all are doing good and well. So today we will discuss about lesson number 4 agriculture class 10th. आज मैं आपको lesson 4 पढ़ाने जा रही हूँ agriculture का. अगर आपको कोई भी doubt create होता है तो you could ask me. आप मुझे पूछ सकते हो through message और chat box से. ठीक है, तो हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है, इसके टाइप्स ऑफ फार्मिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या होता है. तो हम इस वीडियो में वो सब डिस्कस करेंगे. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 10th क्लास की आपकी सभी वीडियो आपको टाइम पर अवेलेबल होती रहे. सो हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन 4 एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर क्या होती है? एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है. देखो बेटा, आपने देखा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर. इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड इज टर्शियरी एक्टिविटीज. यानी प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटीज जो हमें क्या होते हैं, नेचर से हम जैसे जो चीज ले रहे हैं उसको हम वैसे ही क्या कर रहे हैं बेटा, यूज करते हैं. ठीक है, उसमें या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको यूज करते हैं या जस्ट ऐसे कैसे उसको हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज. तो एग्रीकल्चर भी क्या है? एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज है जिसमें अगर हम बात करें अदर्स प्राइमरी एक्टिविटी की, फिशिंग प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आता है, डेयरी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आता है. ठीक है, तो हम अभी इस चैप्टर में एग्रीकल्चर को ही डिस्कस करेंगे. तो एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है. इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है ऑफ इंडिया एंगेज्ड इट. एग्रीकल्चर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है. ठीक है, अब हम बात करें कि बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, सिर्फ हमारे को एग्रीकल्चर से खाने को ही नहीं मिलता. बिसाइड फूड ग्रेन्स के अलावा इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. तो ये कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी हमें क्या करता है? प्रोवाइड कराता है. जस्ट लाइक अगर हम बात करें जो क्लॉथ इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री, उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है, क्योंकि कॉटन कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा. शुगर इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, उसके लिए जो है रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से मिलेगा, क्योंकि शुगर केन गन्ना हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है. तो इसमें हम आपको पता चल गया होगा आई होप कि एग्रीकल्चर क्या है. सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी? एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी. हाउ मेनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी? 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर इनमें इन्वॉल्व है. और क्या क्या चीजें मिलती है? बिसाइड्स ऑफ फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए. सो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग कि कितने टाइप्स की जो है फार्मिंग होती है. मैंने आपको बताया था कि पहले हम बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग. पहला क्या होता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, दूसरा क्या है? कमर्शियल फार्मिंग है. सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं जो हम अपने निर्वाह के लिए करते हैं. ठीक है, और कमर्शियल फार्मिंग जो होती है जो हम किसके पर्पज से करते हैं? प्रॉफिट गेन करने के पर्पज से करते हैं, बेचने के पर्पज से करते हैं. तो इससे सबसिस्टेंस फार्मिंग को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्राइमेटिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग, सेकंड इज इंटेंसिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग, और कमर्शियल फार्मिंग को हम बोलते हैं प्लांटेशन. कमर्शियल फार्मिंग को आगे डिवाइड किया गया है प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अगर बच्चा कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमेटिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग. प्राइमेटिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, यानी शुरू में जब लोगों ने कृषि करना शुरू किया था तो वो इसी टाइप की कृषि करते थे, प्राइमेटिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग. आज भी हमारे देश के कुछ पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो प्राइमेटिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग की जा रही है. ठीक है, अब देखो इसमें दिया हुआ है प्राइमेटिव प्रैक्टिस ऑन स्मॉल लैंड. छोटे से लैंड पार्ट के ऊपर लोग अपने घर का गुजारा करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि करते थे उससे बोलते थे प्राइमेटिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग. देखो ऊपर दिया हुआ है प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल लैंड, छोटे से लैंड एरियाज के ऊपर की जाती थी. ठीक है, यूज प्राइमेटिव टूल्स. कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है? प्राइमेटिव टूल्स का ही यूज किया जाता है. हू, होए, डो, डिगिंग स्टिक्स एक्सेट्रा.
अब बात करते हैं ये लोग उस टाइम पे, जब हम बात करें जब कृषि लोगों ने करना शुरू किया था, प्राइमेटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वेल्स नहीं होते थे, वो लोग किस पे डिपेंड करते थे, टोटली मॉनसून पे डिपेंड करते थे। जब बारिश आ गई तो फसल ग्रो कर जाएगी अच्छे से, बारिश नहीं आई तो उसका ड्रॉप हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, लोगों को खाने की भी मुसीबतें आ जाती थी। तो ये क्या है, डिपेंड करते थे ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करते थे। ये किसी तरीके का केमिकल पेस्टिसाइड्स का या बायोकेमिकल्स का यूज नहीं करते थे, जिस तरीके से आज हम लोग कर रहे हैं। उस टाइम पे ये नहीं होता था। तो हम बात करें, इसको क्या है, डिपेंडेंट रहते थे ऑन मॉनसून, मॉनसून पे डिपेंड रहते थे, एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल, सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे ही डिपेंड रहते थे। फिर हम बात कर रहे हैं प्राइम फार्मर क्लियर ए पैचेस ऑफ लैंड, एक पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर किया, फॉरेस्ट को वहां पर साफ किया, जलाया उसको, एंड देन शिफ्ट टू ए न्यू पैच ऑफ टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। यानी वो क्या करते थे, एक पार्ट को क्लियर किया, फॉरेस्ट को, उसको जला देते थे, फॉरेस्ट को जला देते, उसकी जो ऐश होती थी, जो राख होती थी, वो राख उसको मिट्टी में, सॉइल में मिला देते थे, जिससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, अप हो जाए। ठीक है, और उसमें वहां पर वो एग्रीकल्चर करते थे, कुछ टाइम तक वहां एग्रीकल्चर करते, जब उनको लगता कि अब यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी नहीं रही है, खत्म हो चुकी है, देन वो क्या कर जाते थे, वो दूसरी जगह पर मूव कर जाते थे। फिर दूसरी जगह पर लैंड पार्ट को क्लियर करते थे, वहां पर एग्रीकल्चर करते थे। तो वो क्या प्रोड्यूस क्या करते थे, सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। ठीक है, खाने का जो उनके फूड होता था और फूड क्रॉप्स जो होती थी उनको यूज और सॉरी प्रोड्यूस करते थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए इस एग्रीकल्चर को क्या कहा गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा गया। ठीक है, आज यहाँ पर लैंड को क्लियर किया, यहाँ कर रहे हैं, फिर दोबारा दूसरी जगह चले गए, फिर दूसरी जगह चले गए, इसलिए वो बार बार शिफ्ट होते रहते थे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, वहां पर इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। बेवर की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर इसको बेवर के नाम से जाना जाता है, पोडू के नाम से जाना जाता है असम के अंदर, असम में इसको पोडू के नाम से जाना जाता है। देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप्स है, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, जो गहन कृषि जिसको बोलते हैं, गहन कृषि की जाती है इसके अंदर। अब गहन कृषि की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, सपोज कीजिए आज मेरे फादर हैं, ठीक है, ये आपके फादर, उनके पास 4 हेक्टर्स लैंड है, 4 हेक्टर लैंड है। तो जब वो आगे उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो वो लैंड किस में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो हो गया 2-2 हेक्टर जमीन आ गई। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया है कि लैंड क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन को खाने के लिए चाहिए, खाना कहाँ से आएगा, अगर वो प्राइमेटिव इंस्टेंसिव फार्मिंग करते हैं, सब्सटेंसिव फार्मिंग करते रहेंगे, तो वो तो अपने जीवन के निर्वाह के लिए ठीक है कर रहे थे, लेकिन अब जो है लैंड पार्ट हो गया है, डिवाइड हो गया है, लैंड पार्ट छोटा हो गया है, यानी कि लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो अब वो क्या सोचते हैं कि थोड़ी सी लैंड के ऊपर, छोटे से पार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाए जिससे प्रोडक्शन यानी आउटपुट क्या हो, ज्यादा हो जाए, और वो अपने जीवन का गुजारा कर सके। तो इसीलिए जो दूसरी फार्मिंग है वो इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग है। इसमें देखो लेबर इंटेंसिव चाहिए होती है, लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा हम बात करें, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल का यूज किया जा रहा है इसके अंदर, उसमें हमने एक पढ़ा था जो सब प्राइमेटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग थी, बायोकेमिकल का यूज नहीं किया जा रहा था, सोइल की फर्टिलिटी पर निर्भर करते थे, लेकिन यहाँ हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल एंड इंटेंसिव इरिगेशन यूज किया जा रहा है, इंटेंसिव इरिगेशन यूज किया जा रहा है, यानी इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था भी अब हो गई है। फिर है द लैंड इज डिवाइडेड इनटू मैनी होल्डिंग बाय द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि लैंड क्या हुई है, लैंड के टुकड़े हो गए हैं, डिवाइड हो गई है इनहेरिटेंस वंशानुगत क्रम के अनुसार, कि फादर है तो उसकी लैंड अगर 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं उनमें डिवाइड हो जाएगी, यानी लैंड पार्ट जो पैचेस है वो क्या हो गया, एज कम्पेयर टू पहले की बजाय और भी छोटा छोटा हो गया है। तो अब लैंड के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, हम क्या कर सके, प्रोडक्शन गेन कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। अब ये एक्सरसाइज इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि उस एरियाज में की जा रही है जहां पर हाई पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, प्रेशर और लैंड के ऊपर प्रेशर कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब देखो थर्ड जो टाइप मैंने आपको बताया, कमर्शियल फार्म। देखो हर कोई पर्सन है वो चाहता है मनी,
कोई भी काम करता है तो वो मनी चाहता है, पैसा आए उसके पास। अब ऐसा तो नहीं है कि बस अपना कुछ लोगों ने तो अपने घर के गुजारा करने के लिए कृषि कर ली, फिर इंटेंसिव फार्मिंग आए, सब्सटेंसिव फार्मिंग आ गई। अब बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग, फार्मिंग डन यूजिंग हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं बोने के लिए, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया जा रहा है, एचवाईवी सीड्स का यूज किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है, इंटेंसिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी के लिए इन सब का चीज का यूज किया जा रहा है। अगर मेरे पास लैंड थोड़ी है, उसके ऊपर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मुझे 5 टन गेहूं की मेरे घर में रिक्वायरमेंट होती है और मेरे को 10 टन हो रहा है, तो 5 प्लस मेरे पास 5 जो टन है वो मेरे पास क्या बच गया, सरप्लस बच गया। अब उस सरप्लस का हम क्या कर सकते हैं, उसको बेचने के लिए यूज कर सकते हैं, वो कमर्शियल फार्मिंग है। तो अलग अलग एरिया के अंदर आप देखोगे, कहीं पर राइस जो ग्रो किया जा रहा है वो कमर्शियल पर्पज से के लिए किया जा रहा है, कहीं पर ग्रो किया जा रहा है वो जो है इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर आता है कि बस अपने घर का गुजारा करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग का पर्पज क्या होता है, उसको बेचने के लिए, उससे पैसा अर्न करने के लिए, उससे कुछ मनी के लिए उस यूज उसको बेचा जाता है, वो है कमर्शियल फार्मिंग। फिर हम बात करते हैं प्लांटेशन। देखो बेटा, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया, सिंपल वर्ड में आप समझा रही हूँ मैं आपको, एक बहुत बड़ा लैंड पार्ट जिसके ऊपर कोई एक फसल ग्रो करी जाती है, एक सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और उससे पूरा साल थ्रू आउट द ईयर उससे क्या ली जाती है, प्रोडक्शन गेन किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें टी के बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, ठीक है, और टी को जब एक बार ग्रो किया जाता है तो उससे पूरा साल क्या की जाती है, पत्तियां उसकी चुनी जाती हैं, उनसे प्रोडक्शन गेन किया जाता है। शुगर केन का भी सेम ऐसा ही है, शुगर केन को एक बहुत बड़े लैंड पार्ट के अंदर जब ग्रो किया जाता है, उसे ऊपर का पार्ट जो होता है गन्ने को काट लिया जाता है, फिर गन्ना दोबारा से ग्रो करता रहता है। इसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो इस टाइप की एग्रीकल्चर होती है। देखो इसके अंदर दे रखे सिंगल क्रॉप्स ग्रोवन इन लार्ज एरिया, सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एक बहुत बड़े एरिया के अंदर। फिर है यूज हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, इसमें हाई लेवल ऑफ इनपुट्स का यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, वर्कर्स की हेल्प के साथ। नीड गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलपमेंट, इसके लिए नीड होती है हमें किस चीज की, गुड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट चाहिए गन्ने को खेत से फील्ड से मार्केट तक ले जाने के लिए या फिर इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत होती है, बाई फोन हम लोग अगर हमारी इंडस्ट्री में गन्ना खत्म हो गया है तो हम फोन करके बाई कॉल उनसे क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डेवलपमेंट होना चाहिए उस एरिया में। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। और एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया शुगर केन, इस एग्जाम्पल क्लियर है। प्लांटेशन में क्या है, सिंगल क्रॉप्स ग्रो की जाती है, हाई लेवल ऑफ इनपुट्स होता है, इसके अंदर इनपुट्स बहुत ज्यादा लगता है, इसमें पैसा भी लगता है, ठीक है। नीड्स गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, और टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा, इसमें ये सब चीजें चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न किस टाइप का है, तो इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, डिनोट्स द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग ही फसल को ग्रो किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग टाइप की फसल के लिए उसको ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप का टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन अलग अलग चाहिए होती है। तो ये डिनोट्स करते हैं द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स, जो प्रोपोर्शन है, कह रहे proportion of area under different crops at different point of time। एरिया जो आता है अंडर ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग होता है, कितना उसका पार्ट होगा वो अलग अलग रहता है। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन रहते हैं। फर्स्ट इज रबी, सेकंड इज खरीफ एंड थर्ड इज जायद। रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है। तो इसमें आपको अब ये पता है ना कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट की जरूरत होती है, क्लाइमेट अलग अलग चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग चाहिए होता है। तो जब जिस टाइप का क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर होगा, जो उसके लिए सुटेबल होगा, उस टाइम पे वही फसल ग्रो की जाती है। फिर मेजर क्रॉप्स, हम कुछ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइस। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस के बारे में। यू नो
राइस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, स्टेपल फूड एंड खरीफ क्रॉप्स। खाने में यूज की जाती है, स्टेपल का मतलब होता है जिसको खाने के लिए यूज किया जा रहा है, एंड खरीफ क्रॉप्स होती है, खरीफ की क्रॉप्स है राइस। अब कह रहे हैं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन आफ्टर वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे जो राइस ग्रो होता है वो इंडिया में ग्रो होता है। रेगुलर इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। स्टेपल फूड है, खरीफ की क्रॉप्स है, इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। रेगुलर हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए इसके लिए। एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए इसको, 100 सेंटीमीटर। एनुअल रेनफॉल इसको कितना चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर बारिश की इसको जरूरत होती है। वाइडली ग्रो इन जो ज्यादा ग्रो होती है वो कौन कौन से एरियाज में होता है, ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, कुछ पार्ट्स है जो राजस्थान का जहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहां पर बारिश कम होती है, उस एरियाज में ग्रो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैनल, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल, नहरों की सिंचाई से, ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई करके इसको बोया जाता है। क्लियर है? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। राइस स्टेपल फूड है, खाने के लिए इसको यूज किया जाता है, खरीफ क्रॉप्स है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के पास सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। रेगुलर हाई टेम्परेचर इसको नीड होती है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर को बारिश की जरूरत होती है। वाइडली जो ग्रो किया जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ये ग्रो किया जाता है। एंड इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहां पर कम बारिश होती है, वहां पर इसको ग्रो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट जो क्रॉप्स है वो है वीट। वीट के बारे में बात करते हैं। वीट सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप्स होती है, सीरियल क्रॉप्स जो हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे खाई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है, वीट है, गेहूं। रबी क्रॉप्स एंड रिक्वायर, ये एक रबी क्रॉप्स है, रबी की फसल है, इसको रिक्वायर्ड होती है कूल ग्रोविंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। कूल ग्रोविंग सीजन यानी जब बोया जाता है, ये ग्रो करता है, उस समय पे ठंडा मौसम होना चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन, और ब्राइट सनशाइन होता है। आपको पता है ना रबी की क्रॉप्स कब ग्रो की जाती है, रबी की क्रॉप्स उसी टाइम पे, सर्दी के टाइम पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे ग्रो की जाती है, और इनको काटा कब जाता है, मार्च अप्रैल के महीने में इनको काटा जाता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स है एंड रिक्वायर्स होती है कूल ग्रोविंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन। एनुअल रेनफॉल कितना होता है, इसको रिक्वायरमेंट चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर। राइस को कितना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर। एनुअल इसके लिए वीट को राइस से कम चाहिए। एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है इसकी 50 to 75 सेंटीमीटर। इसके बाद है वीट ग्रोविंग जोन्स। कौन कौन से एरिया है जहां पर वीट ग्रो की जाती है, द गंगा सतलुज प्लेन, यानी जो नॉर्थ, हमारा नॉर्थ और वेस्ट का पार्ट है, उसमें ब्लैक सॉइल रीजन, और जो ब्लैक सॉइल वाला पार्ट है, दक्कन प्लेट्यूज वाला पार्ट, वहां पर ये इसको ग्रो किया जाता है। मेजर वीट प्रोडक्शन स्टेट कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर हम बात करते हैं मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, जैसा कि बात करें ज्वार। इंपॉर्टेंट मिलेट्स कौन कौन से, ज्वार है, रागी है, बाजरा, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, खाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, इनको न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इनके लिए, इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बताऊं मिलेट्स की, तो दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर रागी की बात करें, तो रागी में क्या होता है, इज वेरी रिच इन आयरन। रागी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कैल्शियम होता है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ज्वार जो होती है इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप्स। ज्वार जो है फूड क्रॉप्स है, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप्स है ज्वार, विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी और उत्पादन उसका एरियाज में भी ज्यादा ग्रो की जाती है। तो ये कुछ हम बात करें मिलेट्स के बारे में, जो मोटे अनाज हैं जिनका यूज किया जाता है किसके रूप में, हम फूड के रूप में भी यूज करते हैं, फूड क्रॉप्स के रूप में भी यूज करते हैं। और बाकी जो इसका पार्ट बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।